हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद वीरू सिंह में। मैं लेकर आया हूँ ज्योग्राफी से टॉप 50 क्वेश्चंस जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के स्क्रीन पर, आप सभी लोग इसका जवाब दें कि भूगोल के लिए जो ज्योग्राफी का है शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जो ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग है वो किसने किया था। क्या हेकेटियस साहब ने किया था, या हेरोडोटस ने किया था, या एरिस्टोथनीज ने किया था, या फिर अरस्तु ने किया था, किसने किया था, है ना। तो फिलहाल इसका सही विकल्प का चुनाव करें। जो ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग है वो सर्वप्रथम किसने किया था। तो जो भी विकल्प सी की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही हैं, उम्दा हैं। इसका प्रयोग एरिस्टोथनीज ने किया था, है ना। इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि जो एंथ्रोपोजियोग्राफी है, मतलब इसको बोल सकते हैं मानव भूगोल, के लेखक कौन हैं। तो जो भी क्या सैमुअल हैं, या रेटजेल हैं, या फिर हॉटिंगटन हैं, या फिर ब्लॉस हैं, कौन है। एंथ्रोपोजियोग्राफी के लेखक कौन है ना। ये पूछ रहा है मानव भूगोल के लेखक कौन है। तो जो भी विकल्प बी की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही हैं, तो इसका राइट विकल्प बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। क्या एनोमीटर कहलाता है, या फिर रेन गेज कहलाता है, या फिर नेफू स्केप कहलाता है, या फिर हाइग्रोमीटर कहलाता है ना। ये क्या कहलाता है। तो इसका सही विकल्प का चुनाव करें। बता दें रेन गेज क्या होता है, ये वर्षा को मापने वाला यंत्र होता है। हाइग्रोमीटर क्या होता है, ये आर्द्रता नापता है ना। एनोमीटर क्या होता है, ये वायु की या फिर चाल आल को मापता है ना। तो सही विकल्प ये सी हो जाएगा इसका। नेफो स्केप से ही हम क्या मापते हैं, दिशा और गति की माप करते हैं। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि महासागर और सागरों की जो लवणता को मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं। महासागरों व सागरों की लवणता को मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं। क्या वो आइसोथर्म कहलाती हैं, या आइसोबार कहलाती हैं, या आइसोलाइन कहलाती हैं, या आइसोहाइट कहलाती हैं। वो रेखाएं क्या कहलाती हैं। ये आइसोथर्म क्या है। थर्म मानी क्या होता है, टेम्परेचर, मतलब इसको बोल सकते हैं हम समताप रेखाएं, है ना। ये आइसोथर्म क्या होती हैं, समताप रेखाएं, है ना। ये क्या करती हैं, समान टेम्परेचर वाले स्थानों को जोड़ती हैं, है ना, ऐसे। और ये आइसोबार क्या है। ये आइसोबार क्या है, ये है समदाब, है ना। क्या है, समदाब, है ना। जो समान दाब होता है वो रेखाएं जोड़ती हैं। और ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है, जो लवणता वाले मानचित्र को जोड़ते हैं वो क्या है, आइसो लाइन, है ना। अब याद कैसे रखेंगे रेखाएं, तो रेखाओं को क्या, लाइन, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला फिलहाल इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आप सभी लोगों के स्क्रीन पर देख लेते हैं। कह रहा था डायमंड रिंग की घटना होती है ना, कब होती है। क्या प्रत्येक पूर्णिमा के दिन होती है, या अमावस्या के दिन होती है, या सूर्य ग्रहण के दिन होती है, या फिर चंद्र ग्रहण के दिन होती है ना। ये डायमंड रिंग की जो घटना होती है वो कब होती है। इसका सही विकल्प का चुनाव करें। ये डायमंड रिंग क्या होता है और ये घटना क्या होती है। तो जो भी विकल्प सी की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही है। डायमंड रिंग की घटना सूर्य ग्रहण के समय होती है। और ये सूर्य ग्रहण क्या है, ये केवल अमावस्या के दिन होता है। कब होता है, ये अमावस्या के दिन होता है, याद रखना। और ये सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य तो यही है, सूर्य तो यही है, सूर्य और चंद्रमा, है ना। और ये रहा तुम्हारा पृथ्वी, है ना। जब क्या है कि मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है ना। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा सूर्य ग्रहण। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है। जो पृथ्वी का कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल पाया जाता है, ये क्वेश्चन है पृथ्वी में। क्या 32% है, या 52% है, या 68% है, या 83% है, कितना है। तो जो भी विकल्प सी की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही है। इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो 68% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। क्या वो अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, या फिर मिलन रेखा है ना। क्या पूछ रहा है, नॉर्थ, ये पूछ रहा है उत्तर,
और ये पूछ रहा है दक्षिण, है ना। तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, है ना। इस ऐसी जो रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, क्या देशांतर रेखा कहलाती हैं, है ना। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम देशांतर रेखा कहते हैं, है ना। लॉन्गिट्यूड बोलते हैं इन्हीं को, है ना। एक रेखा ऐसी कहलाती हैं, इन्हें हम अक्षांश रेखाएं बोल सकते हैं, जो कैसे चलती हैं, EW, है ना, ईस्ट और वेस्ट, है ना। तो ये जो रेखाएं हैं ऐसे चलती हैं। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा देशांतर रेखा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, कुल देशांतरों की संख्या कितनी है, 360। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, कह रहा है ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है। जो 180 डिग्री रेखा होती है क्या कहलाती है, क्या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अक्षांश रेखा, मकर रेखा या फिर कर्क रेखा, है ना। कौन सी रेखा कहलाती है। तो बता दें हम आपको कि ये अपनी पृथ्वी है और ये बीचों बीच रेखा को हम जीरो रेखा, भूमध्य रेखा भी के नाम से जानते हैं। और एक यहाँ पर रेखा है, इसको कर्क रेखा जानते हैं, ये है यहाँ पे मकर रेखा है ना। तो फिलहाल जो ये पूछ रहा था कि 180, इसी को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, है ना। तो फिलहाल इसका सही विकल्प ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे उच्च जो पर्वत शिखर है वो कौन सा है, क्या माउंट कोस्क्यूस्को है, या माउंट विल्सन मैसिफ है, या फिर माउंट मैकिन्ले है, या माउंट एल्ब्रोस है। ये किसका है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत पूछ रहा है, इन चारों में से विकल्प का चयन करें। तो बता दें हमको ये माउंट जो विल्सन चोटी है ये किसकी है, ये अंटार्कटिका की ऊंची चोटी है सबसे, है ना। ये बहुत ही पूछी जाती है कि माउंट विल्सन किसकी चोटी है, तो अंटार्कटिका की, है ना। ये माउंट एल्ब्रोस किसका है, ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, किसकी चोटी है, यूरोप की, है ना। अब ये माउंट मैकिन्ले बच रहा है, ये क्या है, ये अलास्का की सबसे ऊंची चोटी है, अलास्का की, है ना। ये अलास्का कहाँ पड़ता है, अमेरिका में, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक नाम इसका वर्तमान में नाम है डेनाली रेंज, है ना। ये डेनाली, ये इसी को ही मैकिन्ले का नाम है। तो फिलहाल अपना आंसर हो जाएगा ए, जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत है ना। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प ए सही हो जाएगा। माउंट विल्सन अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है, जो माउंट एल्ब्रोस है ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, जो माउंट मैकिन्ले है ये अलास्का की पर्वत चोटी है, और इसी को वर्तमान में डेनाली नाम दिया गया है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित हैं, क्या फिलीपींस में है, न्यूजीलैंड में है, इंडोनेशिया में है, या जापान में है। जावा और सुमात्रा द्वीप किस जगह स्थित हैं, किस देश में स्थित हैं। तो जो भी विकल्प सी की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही है, ये इंडोनेशिया में ही स्थित है, इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11 दिखते हैं। वैगनर के अनुसार, बहुत ही बढ़िया और उम्दा प्रश्न है, वैगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में हुआ है ना। क्या वो कैम्ब्रियन युग था, या प्री कैम्ब्रियन युग था, या कार्बोनिफेरस था, या जो पर्मियन था। कौन सा वो युग था जब वैगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन हुआ था, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो भी विकल्प 11 की तरफ बढ़ रहे हैं सही है, उम्दा हैं और अपनी तैयारी को बरकरार किए हुए हैं, तो 11 का सी विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि विश्व का सबसे चौड़ा महाद्वीप जो जिसे मगन तट किस महासागर में स्थित है, क्या प्रशांत महासागर में है, या फिर आर्कटिक महासागर में है, या फिर अटलांटिक महासागर में है, या फिर हिंद महासागर में है, कहाँ स्थित है ये। तो रिंग्स ऑफ फायर ये कहाँ पाए जाते हैं, ये प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं, और प्रशांत महासागर में ही एक गहरी गर्त है जिसका नाम है मैरियाना गर्त, है ना, जो सबसे गहरी गर्त है। और ये अटलांटिक महासागर में क्या है कि बरमूडा ट्रायंगल पाया जाता है ऐसे, है ना, और ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेविटी है यहाँ पे। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, जो विश्व का चौड़ा महाद्वीप पूछ रहा है वो आर्कटिक महाद्वीप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कहते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है ना। मोह स्केल से किसका मापन किया जाता है, क्या आकाशीय पिंडों की दूरियों को नापते हैं, या फिर बहते हुए जल की गति को नापते हैं, या वायुयान या जलयान की गति की कठोरता को नापते हैं, है ना। फिर क्या करते हैं इससे, जो मोह स्केल है इसको किसके नापने में ये इकाई होती है। आप सभी लोग इसका चयन करें कि मोह स्केल से हम क्या नापते हैं, ये किसके मापन की इकाई है, या फिर इससे हम क्या नापते हैं। तो जो भी विकल्प डी की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही है, चट्टानों की कठोरता को नापते हैं। फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, चट्टानों की कठोरता को नापा जाता है किससे, मोह स्केल से, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि चलो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि रिएक्टर, जो रिएक्टर होता है उससे क्या मापा जाता है, क्या भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, या फिर सापेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं, या वर्षा की मात्रा को मापते हैं, या ताप को मापते हैं, है ना। वर्षा की मात्रा आपको रेन गेज से मापा जाता है ना,
आर्द्रता से क्या मापते हैं, हाइग्रोमीटर मापते हैं अपेक्षित आर्द्रता को, है ना। तो फिलहाल जो भी विकल्प ए की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही हैं, जो कि रिएक्टर को भूकंप से मापा जाता है। और भूकंप से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब भूकंप आता है तो उस समय वायुमंडल में किस गैस की अधिकता हो जाती है, तो रेडॉन गैस की अधिकता हो जाती है। ये बहुत ही उम्दा प्रश्न पूछा गया है ना। जब वायुमंडल में पता चल जाता है कि वायुमंडल मतलब भूकंप आने वाला है तो उस समय रेडॉन गैस की अधिकता होगी। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब भूकंप का उद्गार होता है ना, क्रेटर से, इसका मुख जिसको हम क्रेटर बोलते हैं, इस मुख से, तो जैसे ही ये उद्गार होगा तो बोल सकते हैं इससे क्या निकलेगा, सबसे ज़्यादा मात्रा में जलवाष्प निकलता है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है। जो ज्वालामुखी का मुख होता है उसे क्या बोलता है, क्या क्रेटर बोलते हैं या प्रसुप्त बोलते हैं, मृत बोलते हैं या अंतर्जाल बोलते हैं ना। तो जब ज्वालामुखी होता है तो यहाँ से जो मुख निकलता है तो यहाँ से बोलते हैं क्रेटर, क्या बोलते हैं, क्रेटर। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कौन सा पर्वत महाद्वीप जल विभाजक के रूप में जाना जाता है, कौन सा पर्वत महाद्वीप जल विभाजक के रूप में जाना जाता है, क्या वो हिमालय है, एंडीज है, रॉकीज है या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ना, वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो जो भी विकल्प सी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो रॉकीज पर्वत है वो दोनों के जल विभाजक के माना जाता है। और ये जो रॉकीज है वो कहाँ है, ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, तकला मकान मरुस्थल किस देश में है। मरुस्थल से एक क्वेश्चन आना संभव है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। तो जितने भी मरुस्थल हैं आप सभी पढ़ लें। तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है, किस देश में स्थित है, क्या वो मंगोलिया में है, चीन में है, जो नामीबिया में है, या फिर चिली में है ना, याद कर सकते हैं आप। तकला मकान कहाँ स्थित है, तो ये चीन में स्थित है ना। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो मंगोलिया में स्थित है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि बी आकार की घाटी कौन बनती है ना। बी आकार की घाटी को कौन बनाता है, क्या हिमनदी बनाती हैं, पवन बनाते हैं, या समुद्री लहर, या फिर नदियाँ, है ना। को बी आकार की घाटी कौन बनाती हैं, याद रखें। तुम्हें कुछ बताते हैं हम कि विंध्याचल पर्वत और ये सतपुड़ा पर्वत के बीच एक नदी बहती है, ऐसे वो क्या है, वो दोनों पर्वतों के बीच जो नदी बहती है वो नर्मदा नदी है ना। एकमात्र नदी है जो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है और ये उल्टी बहने वाली नदी है। और इसका जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक से है ना। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, नदी, है ना। बी आकार की जो बह के चलती हैं ऐसे, तो वो क्या है तो इन्हीं को बोलते हैं बी आकार की घाटी कौन बनाती हैं, नदियाँ बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी लोगों के स्क्रीन पर है। क्या पूछ रहा है, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है। क्या वो ताप मंडल है, आयन मंडल है, क्षोभ मंडल है, या फिर आयन मंडल है। कौन सा है जो वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है। तो आप सभी लोगों के विकल्प सामने हैं, आप सभी लोग चुनाव करें। तो जो भी विकल्प डी की तरफ बढ़ रहे हैं, ओजोन मंडल वो सही है। ओजोन मंडल से मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखना। और ये ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ये समताप मंडल में पाई जाती है ना। और एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि देखो याद नहीं आ रहा। हाँ, इसको मापने की इकाई डॉप्सन है, क्या है, इसको मापने की इकाई डॉप्सन है। एक सम्मेलन हुआ था जो इसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वो होता कनाडा में, है ना। फिलहाल इतना पर्याप्त है ओजोन परत से कि ये समताप मंडल में पाई जाती है। 16 सितंबर को इसका दिवस होता है ना। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी लोगों के सामने है कि चीखता साठा पवनें कहाँ प्रभावित होती हैं। क्या 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के निकट, या 60 डिग्री पश्चिम देशांतर के निकट, या 60 उत्तरी देशांतर के पास, या 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के निकट, है ना। जो चीखती साटा पवनें हैं वो कहाँ हैं, है ना। ये पृथ्वी रहा। और ऐसे जो पवनें चलती हैं तो यहीं पूछा जा रहा है कि जो पवनें होती हैं वो कहाँ हैं, चीखती साटा, है ना, साठा, और यहाँ भी साठा, है ना। एक चालीसा होता है जिसको चीखता चालीसा भी बोलते हैं, वो भी इन्हीं से पवनों से ही संबंधित है। तो जो भी विकल्प डी की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही है। 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट ही चीखता साठा पवनें स्थित चलती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि जो न्यूट्रॉन तारा होता है उसमें पदार्थ की घनत्व की जो कोटि होती है, ऑर्डर होती है, वो कितनी होती है। क्या 103 के ग्राम मीटर होती है, या 1007 के ग्राम मीटर होती है, या 1017 के ग्राम मीटर होती है, या फिर 1021 के ग्राम मीटर होती है। जो न्यूट्रॉन तारा होता है उसमें जो पदार्थ की जो मात्रा होती है वो, या बोल सकते हैं ऑर्डर कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही विकल्प का चुनाव करें।
तो जो भी विकल्प सी की तरफ बढ़ रहे हैं 1017 किग्रा मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि किसके अंदर से प्रकाश तरंग भी बाहर नहीं आ सकती, है ना। प्रकाश तरंग मतलब इंसान, जीव जंतु, कोई भी चीज़ तो ठीक है लौटना असंभव है, लेकिन वो प्रकाश की तरंग भी वापस नहीं आ सकती। किरण भी, प्रकाश की जो किरण है वो वापस नहीं आ सकती वहाँ से। वो कौन सी जगह है? क्या वो ब्लैक होल है, या न्यूट्रॉन तारा है, या श्वेत वामन तारा, या लाल दानव तारा है ना। तो आप सभी समझ गए होंगे ब्लैक होल ही ऐसी जगह है जहाँ से किसी भी प्रकाश की किरण को वापस नहीं लाया जा सकता। ब्लैक होल से संबंधित वैज्ञानिक चंद्रशेखर है ना। फिलहाल इसका क्वेश्चन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि ब्लैक होल क्या है? अभी मैंने बताया था वह एक ऐसा ग्रेविटी वाला स्थान है जिससे प्रकाश की किरण भी वापस नहीं आती। तो आप ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ऑप्शन बनाए हैं कि वायुमंडल की ओजोन परत में एक छिद्र, बिल्कुल नहीं होगा छिद्रित। पृथ्वी के अंदर एक विशाल छिद्र, ऐसा नहीं है। ब्रह्मांड में सीमित छिद्र जिसका घनत्व अत्यधिक है, बिल्कुल सही बात है, जिसकी ग्रेविटी बहुत अधिक है। समताप मंडल में एक छिद्र, ऐसा भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये बहुत ही ट्रेंडिंग है, उम्दा है और पूछा भी जाता है और आप सभी लोग कर लेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है, आशा है कि अंतरिक्ष यात्रियों को, जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको आकाश कैसा दिखाई देता है। ये बाह्य अंतरिक्ष का मतलब आकाश है ना। आकाश पूछा जाता है कि अंतरिक्ष यात्री जब आकाश की तरफ देखते हैं तो उन्हें कैसा दिखाई देता है, क्या नीला, श्वेत, काला या फिर गहरा लाल। तो जो भी विकल्प सी की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि दुग्ध मेखला, मिल्की वे क्या है? क्या एक सौरमंडल का एक ग्रह है, या फिर एक तारा है, या एक मंदाकिनी है, या यह एक तारामंडल है? जो दुग्ध मेखला है, मिल्की वे क्या है? यह एक मंदाकिनी है। जो भी विकल्प सी की तरफ बढ़ रहे थे वो सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका आकार कैसा है? हम जिस मंदाकिनी में रहते हैं उसका आकार कैसा है? क्या वो सर्पिलाकार है, या विषम है, या फिर दीर्घवृत्तीय है, या फिर गोलाकार है, कैसा है? तो जो भी विकल्प एक की तरफ बढ़ रहे थे वो सही है। इसका आकार सर्पिलाकार है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? बहुत ही अच्छा और ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, स्टार करें इसको। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो जो प्रकाश वर्ष है वो समय का मात्रक है। क्या द्रव्यमान का, या फिर दूरी का, या प्रकाश की चाल का? तो जो भी विकल्प सी लगा रहे हैं वो सही है। जो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि जो प्रेक्षणीय ब्रह्मांड है उसकी सीमा कितनी है? विकल्प का चुनाव करें, क्या ए विकल्प सही है या दो? यहाँ पे किलोमीटर लगा हुआ है, ऐसा नहीं है, प्रकाश वर्ष होगा इसकी जो इकाई है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो इसका जो पूछ रहा है सीमा, और ब्रह्मांड की सीमा पूछ रहा है, तो ये प्रकाश वर्ष है। इसको वैसे ही हल कर सकते थे क्योंकि ये दूरी पर प्रकाश की मापने की इकाई है, प्रकाश वर्ष, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? क्या पृथ्वी है, बुध है, मंगल है, बृहस्पति है? तो ये अपना वो सूर्य होता है। यहाँ पे अपना बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है ना। तो बुध जो सबसे समीप है ये बुध है। और क्वेश्चन नंबर फिलहाल इतना ही पूछा गया था कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो बुध है। ये क्वेश्चन और मैं बता दूं कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध तो है, पर ये सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह नहीं है। अगर पूछा जाए सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है तो वो शुक्र हो जाएगा, याद रखना, क्योंकि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो ज़्यादा है। शुक्र है ना। सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछा जा रहा है सूर्य से जो दूर ग्रह है वो कौन सा है? सबसे सूर्य के दूर ग्रह कौन सा है? तो लास्ट में क्या होता है? अरुण और वरुण, है ना। यही तो लास्ट में आते हैं। तो वरुण सबसे ठंडा ग्रह है और सबसे लास्ट में भी पूछा जाता है, तो वरुण ऑप्शन में भी है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही विकल्प हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? क्या व्यास पर, संगठन पर, ताप पर या फिर घनत्व पर? जो तारे हैं उनका जो रंग होता है वो बदलता रहता है, वो किस पर निर्भर करता है? तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा कि उसका टेम्परेचर पर है। टेम्परेचर पर उसका जो रंग होता है वो टेम्परेचर पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आप सभी लोगों की स्क्रीन पर है। सौरमंडल में पृथ्वी के निकट ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में पृथ्वी के सबसे समीप ग्रह पूछा जा रहा है। क्या वो बुध है, मंगल है, शुक्र है, बृहस्पति है? कौन सा ग्रह है? तो ये अपना रहा सूर्य, और यहाँ रहा बुध, यहाँ रहा शुक्र, यहाँ रहा पृथ्वी, यहाँ रहा मंगल, यहाँ रहा बृहस्पति। तो पृथ्वी के समीप पूछा जा रहा है। पृथ्वी के समीप कौन सा ग्रह है? तो ये शुक्र है ना। क्वेश्चन नंबर 32 का
विकल्प सी सही हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे समीप ग्रह पूछा था शुक्र, इसी को सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, देवता है ना, वेनिस का देवता है ना, इसको शुक्र को बोलते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। फिलहाल और क्वेश्चन बता दूं, बृहस्पतिवार को क्या कहते हैं? पीला ग्रह कहते हैं। और बृहस्पतिवार के मतलब सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि पारसेक किसका मात्रक है? क्या समय का है, दूरी का है, द्रव्यमान का है, ज्योति तीव्रता का है, किसका है? पारसेक किसका मात्रक है? तो जो भी विकल्प बी की तरफ बढ़ रहे हैं सही हैं। जो पारसेक है वो दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। एक खगोलीय मात्रक का जो मान होता है वो कितना होता है? पूछा जा रहा है एक खगोलीय का मात्रक का जो मान होता है वो कितना होता है? विकल्प ए का चुनाव करें, या बी, या फिर सी, या फिर डी, है ना। एक खगोलीय जो मात्रक होता है उसका मान कितना होता है? तो जो भी विकल्प बी की तरफ बढ़ रहे हैं सही हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बदल गया है वर्तमान में, है ना, लेकिन ये अपडेटेड क्वेश्चन नहीं था। पूछा जा रहा है बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितनी है? क्या 63 है, 12 है, 14 है, 10 है, कितनी है? तो बृहस्पति की संख्या 63 थी, लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं ना, एक वर्ड लग जाए कि सर्वाधिक, ये अगर वर्ड लग जाए सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं, तो वो उपग्रह हो जाएंगे शनि के, है ना। कि कितने? शनि के वर्तमान में 82 उपग्रह हैं, है ना। तो अगर पूछा जाए वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, तो शनि के हैं 82, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। फिलहाल इसका सही आंसर हो जाएगा ए, है ना। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। कह रहा है सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है उसका नाम क्या है? सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह का क्या नाम है? क्या गुड सेपिकस है, या जो सीरस है, या एंड्रोमेडा है, या दुग्ध मेखला है, कौन है? सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह का नाम पूछा जा रहा है। तो जो भी विकल्प बी की तरफ बढ़ रहे हैं सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि हेली के धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? ये 76 वर्ष लिखा हुआ है। क्या 72 वर्ष, या 76.2 वर्ष, या 27 वर्ष, कितना है ना। तो हेली का जो धूमकेतु का आवर्तकाल होता है वो कितना होता है? तो ये 76 साल बाद दिखाई देता है ना, याद रखें इसको। तो इसका जो भी विकल्प होगा 76 वर्ष वो सही है ना। तो फिलहाल ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा था बाह्य ग्रह का एक उदाहरण कौन सा है? वर्तमान में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, है ना। 4 इस साइड हैं, 4 इस साइड हैं। 4 इस साइड कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, है ना। इस साइड कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, है ना। ये 4 ग्रह हैं। इन्हें बोला जाता है, इन्हें आंतरिक ग्रह बोला जाता है, इन्हें बाह्य ग्रह बोला जाता है, इन्हें गैसीय ग्रह बोला जाता है, इन्हें आगैसीय ग्रह बोला जाता है ना। तो इस प्रकार से है। तो फिलहाल इसका सही विकल्प का चुनाव करना था। पूछा जाता है बाह्य ग्रह का कौन सा उदाहरण है ना। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो ये देखो शुक्र, मंगल, पृथ्वी, ये सब इस साइड आ रहे हैं, और ये तुम्हारा हो गया बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये किस में थे? बाह्य ग्रह में। तो वरुण बाह्य ग्रह में है। तो फिलहाल इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है यहाँ पे सूर्य के जो केंद्र का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 15,000 तो सभी को याद होगा। जब याद है तो यहाँ पे विकल्प का चुनाव कर लें। क्या ए विकल्प सही है, या बी है, या सी है, या फिर डी है? जो सूर्य के केंद्र का टेम्परेचर होता है वो 15,000 डिग्री होता है। याद रखें इस बात को। क्वेश्चन नंबर 39 का विकल्प का चुनाव करें। तो जो भी विकल्प बी की तरफ बढ़ रहे हैं सही है, उम्दा है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कह रहा है सूर्य और पृथ्वी के बीच के मध्य कितनी दूरी होती है ना। तो जब दूरी की बात करते हैं तो प्रकाश वर्ष हो गई वहाँ दूरी, है ना। ये 8 मिनट कुछ सेकंड, या फिर पारसेक, या प्रकाश वर्ष, या 1 पारसेक, कितनी दूरी होती है? क्वेश्चन नंबर 40 का सही विकल्प का चुनाव करें। तो यहाँ मिनट नहीं है, यहाँ प्रकाश वर्ष है, ठीक है, क्योंकि दूरी है, और दूरी को हम किस में नापते हैं? प्रकाश वर्ष में, है ना। तो लगभग इसका बी सही हो जाएगा कि लगभग इसके 8 प्रकाश वर्ष सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? क्या वो बृहस्पति, या शनि, पृथ्वी, या अरुण, है ना। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, और इसी का उपग्रह का क्या नाम है? ज्ञानीमेड, है ना। इसी उपग्रह का क्या नाम है? ज्ञानीमेड। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि सौरमंडल में किस ग्रह के अधिकतम प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो ये पूछ रहा है ना। तो अगर सौरमंडल में किस ग्रह के अधिकतम प्राकृतिक उपग्रह हैं, तो अगर वर्तमान में पूछेगा तो फिर शनि के हो जाएंगे। अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो बृहस्पतिवार को सही माना जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में सौरमंडल में कितने उपग्रह हैं, किस ग्रह के उपग्रह सर्वाधिक हैं, तो फिर शनि हो जाएगा, क्योंकि शनि के 82 उपग्रह हैं, है ना। फिलहाल क्वेश्चन इसका डी सही हो जाएगा, बृहस्पतिवार। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि सौर मंडल में किस ग्रह का द्रव्यमान व घनत्व पृथ्वी के समान है? वो कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के समान है? बिल्कुल पृथ्वी के समान है। क्या मंगल है, शुक्र है, बुध है, बृहस्पतिवार है ना? तो हम सभी कहते हैं मंगल पर जीवन को खोजने की, जीवन जीने की प्रकृति को खोजा जा रहा है। बार-बार सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं पानी के अवशेष के लिए, कहीं किसी के लिए, है ना? मंगल ग्रह पर ही जो पृथ्वी के समान ये ग्रह है ना? तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं जिनका नाम है डीमोस और एक का नाम है फोबोस, है ना? ये मंगल ग्रह के हैं। मंगल ग्रह की लाल मिट्टी का जो कारण है वो क्या है? आयरन ऑक्साइड है ना? तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति का क्या कारण है? मतलब जो सूर्य की ऊर्जा है या स्रोत है वो क्या है? क्या नाभ की संलयन है या विखंडन प्रक्रिया है या कोयले का दहन है या रासायनिक क्रियाएं हैं? किसकी वजह से जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? सभी लोग जानते हैं कि जो संलयन प्रक्रिया है यही सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि सूर्य का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? तो आप सभी लोग इसका सही विकल्प का चुनाव करें। जो सूर्य का द्रव्यमान है वो कितना है? क्या ए विकल्प है सही या बी या फिर सी या फिर डी? क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 का सही विकल्प चुनाव करें। तो जो भी विकल्प ए की तरफ बढ़ रहे हैं वो सही हैं। इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। ये बहुत ही परीक्षाओं में पूछा गया है कि सूर्य क्या है ना? तो सूर्य क्या ग्रह है, तारा है, उपग्रह है, मंदाकिनी है? तो जो भी विकल्प बी की तरफ बढ़ रहे हैं, सूर्य क्या है? एक तारा है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि पल्सर क्या है? क्या ब्लैक होल है, निहारिका है, न्यूटन तारा है या स्रोत वामन तारा है? कौन है? पल्सर क्या है ना? तो जो भी विकल्प सी की तरफ बढ़ रहे थे वो सही है कि पल्सर क्या है? एक न्यूट्रॉन तारा है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये पूछा जा रहा है कि सूर्य की जो किरणें होती हैं वो पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा गया है। क्या उसे 1 माह लगता है? माह नहीं लगता, ये भी कुछ ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्या 1 वर्ष लगता है? ये भी नहीं लगता। क्या 1 सेकंड लगता है? बिल्कुल नहीं लगता। लगभग कुछ 8 मिनट 16 सेकंड कुछ समय लगता है ना? याद रखें इसको, 8 मिनट 16 सेकंड लगता है समय सूर्य की किरण जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि संपूर्ण आकाश में कितने तारामंडल हैं? क्या वो 50 हैं, 89 हैं, 88 हैं, 10 हैं, है ना? या पूछ सकते हैं अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? ऐसा भी प्रश्न पूछा। आकाश और अंतरिक्ष एक ही बात है। पूछा जाता है कि आकाश में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में 89 89 जो तारामंडल हैं वो 89 है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं। इस सेशन का 50वां क्वेश्चन है और ये लास्ट प्रश्न है। अभी तक मैंने पूरी वीडियोज़ में अभी तक मैंने लाइक और शेयर और सब्सक्राइब के बारे में बात नहीं किया है क्योंकि आप सभी लोगों का समय बहुत ही कीमती है। पढ़ते रहें उम्दा और बहुत अच्छे से पढ़ें, है ना? क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ही हार्ड होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। इसका पूछा जा रहा है कि क्वार्ट्ज क्या है? क्या समीप की गैलेक्सी है? क्या टकराई हुई गैलेक्सी है या सूर्य से कई गुना अधिक चमकीला कोई आकाश पिंड है ना? या कुछ चमकीले चमकते हुए तारों का समूह है? ये क्वार्ट्ज क्या है ना? तो जो भी विकल्प सी की तरफ बढ़ रहे हैं सही है, उम्दा है, बढ़िया है और पढ़ते रहें। ये टॉप 50 क्वेश्चन थे ज्योग्राफी से जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जिन साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियोज समय से पहुंच सके। आज के लिए इतना पर्याप्त है। पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।